हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने सीडीपी पेडागोजी के क्वेश्चन किए थे पेपर 2 के। तो फाइनली आज हम लोग हिंदी पेडागोजी देखने वाले हैं। जिनका भी लैंग्वेज फर्स्ट रहा हो हिंदी या फिर लैंग्वेज सेकंड रहा हो, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और साथ में जो है ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, जहाँ पर आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पर हम लोग जो है सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। 5 बजे की क्लास में हम लोग एसएसटी पेपर 2 के लिए तैयारी करते हैं, जिसमें जो है सारी चैप्टर वाइज क्लासेस मिल रही हैं। एनसीईआरटी न्यू डिस्कस की जा रही है, चैप्टर वाइज जो है क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। एंड साथ ही जो है आपको पीवाईक्यू की भी क्लासेस मिलती हैं, जो कि संडे को मिलती हैं 5 बजे। तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। प्लेलिस्ट बनी हुई है सारी, आप लोग सारी क्लासेस जो है देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यानी आज हम लोग हिंदी पेडागोजी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी ऑफिशियल जो है ऑथेंटिक अपडेट जो होती है वो टाइम से मिल जाती है। आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि निजी वाक्य यानी स्वयं से बोलना, जिसको कहा जाता है प्राइवेट स्पीच, यानी कि स्वयं निर्देशित वाक्य जिसका प्रयोग बच्चे अपने ही व्यवहार को निर्देशित करने के लिए करते हैं, का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित है। ये कल हम लोगों ने जब हिंदी पेडागोजी का कंटेंट डिस्कस किया था, तो उसमें हम लोगों ने जब जीन प्याजे के बारे में डिस्कस किया था कि अहम केंद्रित वाक्य, ठीक है, तो उसमें हमने इसको भी डिस्कस किया था, प्राइवेट स्पीच को। अगर आपने कल की थ्योरी क्लास देखी होगी तो आपको अच्छे से इसका आंसर समझ में आ गया होगा। तो देखिए, स्वयं से बोलना ये जो है किसके यानी कि का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित है। तो जीन पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चा इगोसेंट्रिज्म यानी अहम केंद्रित है, तो ये तो होगा नहीं। लेव वाइगोस्की हो सकता है या फिर ब्रूनर, तो ये होगा नहीं। नॉम चॉम्स्की भी नहीं होगा। आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा जब खुद से बात कर रहा होता है, यानी प्राइवेट स्पीच जब कर रहा होता है, तो वो क्या है, खुद को निर्देशित कर रहा होता है, खुद के व्यवहार को निर्देशित करता है, खुद को गाइड कर रहा होता है, खुद को एक जो है डायरेक्शन दे रहा होता है, एक दिशा दे रहा होता है। ठीक है, आंसर जो होगा वो क्या है, सेकंड ऑप्शन होगा। वाइगोस्की प्राइवेट स्पीच को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन जीन पियाजे इसको अच्छा नहीं मानते। वो कहते हैं बच्चा इगोसेंट्रिज्म होता है, बच्चा सिर्फ खुद के बारे में समझ पा रहा होता है, उस सामने की फीलिंग्स को नहीं समझता है। ठीक है, लेकिन इसको वाइगोस्की अच्छा मानते हैं। वो ये कहते हैं कि बच्चा जब खुद से बात कर रहा होता है, तो खुद को एक डायरेक्शन दे रहा होता है। आंसर जो होगा वो क्या है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, सारे प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए डेली 3 बजे आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हुइए। सारे सब्जेक्ट की आपको कराई जाएंगी। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इसके पहले भी जब आपका एग्जाम 7 जुलाई को हुआ था, उसकी प्रिपरेशन के लिए भी मैंने बहुत सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए हुए थे। प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग वो भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आज का, यानी आज का सेकंड क्वेश्चन है कि भाषा की विशेषताओं के बारे में कौन सा सही नहीं है। ये आपको बताना है, लैंग्वेज की जो है विशेषता के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो भाषा संकेतों की व्यवस्था है, बिल्कुल सही बात है। आपने देखा होगा कि जब आप अपने फ्रेंड से अगर जो है बोल नहीं सकते या फिर कोई है, तो आप संकेतों के माध्यम से बात कर लेते हैं। भाषा स्थिर है, हो सकता है। भाषा के संकेत यादृच्छिक हैं या फिर भाषा अद्वितीय है। तो देखिए, बाकी ऑप्शन सही थे, लेकिन जो कह दिया गया भाषा स्थिर है, ये कहना गलत होगा, क्योंकि भाषा स्थिर नहीं है। आपके वहाँ, आपके माहौल में या फिर आपके मोहल्ले में शायद उस वर्ड को कुछ और बोला जाता हो। थोड़ी दूर आप जाएंगे, वहाँ पर उसी वर्ड को कुछ और बोला जाता होगा। आप दूसरे स्टेट जाएंगे, उसी शब्द को कुछ और बोला जाता होगा। और ये भी छोड़िए, जो है आपके अगर घर के आसपास जो बहुत बुजुर्ग लोग हों, जिनकी एज 100 साल हो चुकी हो, उनके टाइम की लैंग्वेज और आज के टाइम की लैंग्वेज को अगर आप कंपेयर करेंगे, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस मिल जाएंगे आपको। ठीक है, यानी लैंग्वेज जो क्या है, समय के साथ बदलती रहती है, समय के साथ जो है परिवर्तन होता रहता है भाषाओं में। तो ये जो है स्थिर नहीं होती। ये जो है, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर बात हुई नहीं, तो यही आपका निगेटिव है। यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, किसी भी भाषा विशेष में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसके आधार पर शब्दों की अलग अलग पहचान बनती है, क्या कहलाती है। इसमें जो है ये बताना है।
तो स्वनिम होगा या फिर रूप ग्राम होगा या फिर वाक्य विन्यास होगा या फिर अर्थ विज्ञान होगा। कल जो हम लोगों ने हिंदी पेडागोजी कंटेंट डिस्कस किया था, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आज आपको इस क्लास में मिलेंगे। यानी कि पूछे हुए क्वेश्चन है उसी कंटेंट से जो मैंने कल आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। तो वो क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो बात हो रही है कि यानी कि जो है जिसके आधार पर शब्दों की अलग-अलग पहचान बनती है, तो वो हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, यानी स्वनिम के माध्यम से हम जो है समझ पाते हैं। आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। बाकी क्या है, आंसर जो है वो गलत होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बात हुई है कि देखिए नेगेटिव क्वेश्चन दिया गया है। सीटेड में जब क्वेश्चन को आप रीड करो तो बहुत अच्छे से लास्ट तक रीड करिएगा, क्योंकि क्या होता है, एक माइंडसेट बन चुका होता है कि हमको पॉजिटिव क्वेश्चन देखना है, यानी पॉजिटिव ऑप्शन देखना है, जो बच्चे के हित में हो वही आंसर सही होगा। लेकिन ये जो फार्मूला है हमेशा अप्लाई नहीं किया जाएगा, हमेशा सही नहीं होगा, क्योंकि रीज़न अब ये हो गया है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है निगेटिव में पूछते हैं और निगेटिव का आंसर निगेटिव हमको देना पड़ता है। ऐसे में क्या होता है कि माइंडसेट बन चुका है कि हमको पॉजिटिव देना है आंसर, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं। आप टिक कर दोगे, फिर लास्ट में देखोगे कि अरे इसमें तो नहीं लिखा हुआ था, लेकिन कुछ नहीं हो सकता, आपका 1 नंबर गया। तो इसीलिए क्वेश्चन को अच्छे से लास्ट तक वॉच करना, उसके बाद आंसर को देखना। ये जब आप करोगे, अब आप सोचोगे कि इतना टाइम नहीं होता है वहाँ पर, बिल्कुल सही बात है, इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन प्रैक्टिस से सब कुछ मैनेज होता है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, कम टाइम में भी क्वेश्चन को आप कर लोगे। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है प्रभावी संप्रेषण में अवरोध जो है पैदा नहीं करता है। यानी कि जो प्रभावी संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन जो होता है, बातचीत होती है, तो उसमें अवरोध पैदा नहीं कर रहा होता, ये जो है बताना है। तो पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक विभिन्नताएं, ये होगा, या फिर ध्यान और रुचि में कमी। तो अगर पहले ही आप ध्यान नहीं दे रहे हो, अटेंशन नहीं दे रहे हो और इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, तो क्या जो कम्युनिकेशन हो रहा है या डिस्कशन हो रहा है वो लॉन्ग टाइम चलेगा? बिल्कुल भी नहीं, ये गलत हो गया। शारीरिक विकलांगता, यानी अगर आपको किसी भी प्रकार की पेन है या फिर कोई डिसेबिलिटी है, तो ये भी अवरोध जो है पैदा करता है। सक्रिय संवेषण, यानी आप सुनने में तो सक्रिय हो, बाकी सारी एक्टिविटी में अगर आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो तो भी बेहतर नहीं होगा। आंसर जो होगा, 1 मिनट, यहाँ पर पूछा है पैदा नहीं करता, यानी निगेटिव आंसर देना था, सॉरी माफ़ करिएगा। तो यहाँ पर जो होगा ध्यान और रुचि की कमी, आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन, क्योंकि अवरोध जो है पैदा नहीं करता है। 1 मिनट, यानी अवरोध पैदा नहीं करता, इसमें आपका फर्स्ट ही ऑप्शन सही होगा, सॉरी। क्योंकि यहाँ पर देखिए बात हुई है कि सब प्रभावी संप्रेषण में अवरोध पैदा नहीं करता है, यानी कि क्वेश्चन घुमा दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन घुमा दिया गया, यानी बहुत ध्यान से समझना है। तो सांस्कृतिक विभिन्नताएं जो होती हैं ये अवरोध पैदा नहीं करती, बल्कि जो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं उसी के माध्यम से हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं, डिस्कस कर पाते हैं, चर्चाएं हो पाती हैं। तो आंसर क्या होगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन होगा। बाकी क्या है, अवरोध पैदा कर सकते हैं, लेकिन सांस्कृतिक विभिन्नताएं जो हैं ये अवरोध पैदा नहीं करेंगी। आंसर जो होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बात हुई है कि कथन को पढ़ें और सही विकल्प चुनिए, यानी सही से स्टेटमेंट को पढ़ना है और कौन सा सही होगा ये जो है बताना है। तो ए है भाषा संप्रेषण के लिए प्रभावशाली उपकरण है, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि भाषा यानी किसी के माध्यम से जो हम बोलते हैं, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन करते हैं या डिस्कशन करते हैं, तो किसी न किसी लैंग्वेज में कर रहे होते हैं, उसी के माध्यम से हम डिस्कस कर पाते हैं, तो ये सही है। भाषा सामाजिक संकेत जो है सामाजिक संदेश देने में मदद करती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि लैंग्वेज के ही माध्यम से हम समाज के कल्चर को, समाज के रीति रिवाज को, तौर तरीके, क्या हमारे त्योहार हैं उनको कैसे सेलिब्रेट करना है, ये सब कुछ हम कहाँ से सीखते हैं, लैंग्वेज के ही माध्यम से सीखते हैं। अगर घर में माँ जो है बता भी रही है कि हाँ इसमें जो इस त्योहार में ऐसे ऐसे होता है, तो भी हम लैंग्वेज के ही माध्यम से सीख रहे होते हैं। ठीक है। तो ये भी बात क्या है, सही हो जाएगी, यानी दोनों ऑप्शन सही दिए गए हैं। तो आंसर कौन सा होगा, देखिए फर्स्ट है ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, जिल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आपका गलत होगा, क्योंकि दोनों जगह पे बात हुई है लैंग्वेज की। ए सही है लेकिन आर गलत, ये नहीं होगा। ए सही है लेकिन जो है, यानी आर सही है लेकिन ए गलत है, ये भी नहीं होगा। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। ठीक है। तो आंसर जो होगा
वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, क्योंकि लैंग्वेज के ही माध्यम से हम सभी चीज़ें सीख रहे होते हैं और लैंग्वेज के ही माध्यम से हम अपनी बात कह पा रहे होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बात हुई है, एक बालिका 4 टाँगों वाले सभी पशुओं को घोड़ा कहती है, यानी जिसके 4 पैर हैं उसको सभी जो पशु हैं वो लगते हैं कि घोड़ा है। यह आरंभिक शब्द भंडार संबंधी गलती, जिसमें एक शब्द वस्तुओं और घटनाओं के विस्तृत संग्रह के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किस रूप में जाना जाता है, ये बताना है। तो अतिशय रूप से विस्तार है, या फिर कम विस्तृत है, या फिर वाक विकार है, या फिर हकलाना है। तो देखिए यहाँ पे हकलाने की बात नहीं हो रही है, बस बल्कि क्या है, बच्ची खुद ही समझ रही है कि जिनके 4 टाँगे हैं वो क्या है, घोड़ा है। अब इसमें हकलाने वाली बात नहीं हुई। अगर वो सड़क को सरक बोल रही होती बच्ची, तो हो सकता था वो हकला रही हो, तो ये भी गलत हो गया। वाक विकार है, ये भी नहीं होगा कि उसमें किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी पाई जा रही है। कम विस्तृत है, ये भी नहीं होगा। अतिशय रूप से विस्तार, यानी वो अच्छे से नहीं समझ पा रही है कि डिफरेंसेस क्या है, वो देखने में कैसा है वो नहीं, वो बस एक ही चीज़ से पकड़ रही है कि 4 पैर घोड़े के होते हैं, तो जो भी चीज़ें 4 हैं वो घोड़ा ही होगा। आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। मैं जो भी आपको आंसर बता रही हूँ, ऑफिशियल आंसर की से बता रही हूँ, तो प्लीज़ डाउट मत रखिएगा कि आंसर गलत है। अगला है क्वेश्चन 7। इसमें बात कहा गया है कि निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों को ऐसे लक्ष्यों के रूप में सुनिश्चित किया गया है, जिन्हें 2026-27 तक प्राप्त कर लेना है। कक्षा 3 में साक्षरता के संदर्भ में ये लक्ष्य क्या है, यानी कक्षा 3rd में जब बच्चा पहुंचे तो एटलीस्ट उसको कितना आ जाना चाहिए, ये आपको बताना है कि लक्ष्य 2026 और 27 में रखा गया है। तो पहला है, बच्चे कम से कम 2 से 3 वर्डों वाले शब्द पढ़ पाते हों, ये होगा। या फिर बच्चे आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में 4 से 5 सरल शब्दों का वाला छोटा वाक्य पढ़ पाते हो। तो ये नहीं होगा कि अपरिचित, यानी बच्चा छोटा है, क्योंकि वो क्लास 3rd में अगर पहुंचा है तो बच्चा भी छोटा है, उससे आप ये उम्मीद नहीं कर सकते, ये गलत होगा। बच्चे प्रति मिनट 45 से 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाते हो, यानी 1 मिनट में इतनी स्पीड नहीं होगी बच्चे की, ये भी गलत। बच्चे प्रति मिनट में जो कम से कम 60 शब्द अर्थ के साथ पढ़ पाते हो, ये भी नहीं होगा। आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन ही, कि बच्चे कम से कम 2 से 3 वर्ड वाले सरल शब्द पढ़ पाते हो, जैसे कमल हो गया, ठीक है, और जैसे उसने पढ़ लिया कमल हो गया, सरल हो गया, तो ये सारे शब्द उसको आते हों और उसको गिनतियाँ आती हों, उसको टेबल आते हों, एटलीस्ट ये उम्मीद की जाती है, ये टारगेट रखा गया है कि जब बच्चा 3rd में पहुँचे तो इसको इतना आता हो। आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अध्यापक ने बच्चों को पाठ्य सामग्री में से विशेषणों की विशेषणों की पहचान करने का कार्य दिया। विद्यार्थी पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं और विशेषण शब्दों को रेखांकित करते हैं। इस तरह के पठन को क्या कहेंगे? तो आनंद के लिए पठन है, या फिर गहन पठन है, या फिर सरसरी तौर पर पठन है, या फिर विस्तृत पठन है। तो बात यहाँ पर कही गई है पाठ्य सामग्री से विशेषण की पहचान करने के लिए दिया गया है। तो अगर बच्चा आनंद के लिए पढ़ रहा होता तो सिर्फ वो इंटरेस्ट लेता, बल्कि उसे वर्क दिया गया है, ठीक है, ये नहीं होगा। गहन पठन या फिर सरसरी, अगर सरसरी तौर पर बच्चा पढ़ेगा तो वो नहीं समझ पाएगा कि कौन विशेषण है, कौन सा संज्ञा है, ये गलत। विस्तृत पठन, यहाँ पर बच्चा पढ़ करके डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। आंसर होगा सेकंड, यानी गहन पठन है, बच्चा अच्छे से समझ रहा है, उसके बाद वो रेखांकित करेगा कि ये विशेषण है। आंसर जो होगा वो क्या है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, अध्यापन की एक विधि जिसमें अध्यापक और 2 से 4 शिष्य एक सहयोगात्मक अधिगम समूह बनाते हैं। निकटस्थ विकास के क्षेत्र के सिद्धांत के आधार पर पाठ्य सामग्री की विषय वस्तु पर एक दूसरे से संवाद करते हैं। इससे पठन बोध में सुधार आता है। इस विधि को क्या कहेंगे? यानी कि वो क्या है, सहयोगात्मक अधिगम समूह बनाते हैं, यानी एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। 5-5 के ग्रुप में बच्चे बैठे हुए हैं और आपस में डिस्कस करते हैं। जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो रही है बच्चा एक दूसरे से हेल्प ले पा रहे हैं। तो व्याकरण अनुवाद विधि है, तो व्याकरण अनुवाद विधि यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसलेट नहीं किया जा रहा, कोई सेकंड लैंग्वेज सीखने की बात नहीं हो रही है।
संरचनात्मक उपागम भी नहीं होगा, आपका मॉडल जो है पठन ये भी नहीं होगा। आंसर जो होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन होगा, क्योंकि पारस्परिक अध्ययन जो है अध्यापन हो रहा है, ठीक है? क्योंकि बच्चे क्या है आपस में एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे का सहयोग करके ग्रुप में लर्निंग कर रहे हैं, यानी परस्पर जो है लर्निंग हो रही है, ग्रुप लर्निंग हो रही है। आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बात कही गई है, कक्षा 4 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को दिए गए विषय पर लेखन पूर्व गतिविधि के रूप में अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कहती है। इस युक्ति को क्या कहेंगे? यानी कि विषय पर लेखन पूर्व गतिविधि, लिखने से पहले ही कह रही है कि अपने विचार जो हैं वो आप जो है अभिव्यक्त करिए, यानी कि विचारों जो तुम्हारे दिमाग में थिंकिंग आ रही है वो आप जो है एक्सप्लेन करिए। तो मानस मंथन होगा, या फिर समीक्षा करना होगा, या फिर संपादन होगा, या पुनरावृत्त होगा। तो देखिए पुनरावृत्त तब हो सकता है जब हम कुछ ऐसे वगैरह लिखें फिर उसको फिर से रिपीट करें, तो ये पुनरावृत्त हो गया। संपादन ये आपका होगा नहीं। समीक्षा करना ये आपका बाद में आएगा, पहले यहाँ पर होगा मानस मंथन, कि बच्चे के दिमाग में जो थिंकिंग चल रही है, जो उसके विचार चल रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए अगर आपसे कह दिया जाए कि एक ऐसे लिखिए, अब कोई एक टॉपिक दे दिया गया है कि इस टॉपिक के बारे में आपको एक ऐसे लिख के लाना है, तो उससे पहले आप क्या करोगे, आपके दिमाग में मंथन चलेगा, विचार चलेगा, थिंकिंग चलेगी। आप सोचोगे कि हाँ इस टॉपिक के बारे में हम कैसे लिखें, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ पर एंड करें, और कैसे इसको हम इंटरेस्टिंग बनाएं, कहाँ पर क्या कैसे जो है इंटरेस्टिंग लाएं कि जो है सभी को अच्छा लगे और हम अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके डिटेल में लिख पाएं। अब आपके दिमाग में पहले चलेगा, फिर आप लिखोगे, फिर जो है आप उसमें अगर फिर से चेक करोगे कि कहीं पर गड़बड़ी तो नहीं हुई है, तो फर्स्ट स्टेप जो है होता है मानस मंथन, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 11 पे। शिशु के पहली वाक ध्वनि को जो है कुंजन और बलबलाना कहते हैं। बलबलाना से तात्पर्य है, देखिए ये कल हम लोगों ने कंटेंट में डिस्कस किया था कि बलबलाना हो गया, कूकना हो गया, ठीक है? तो ये कौन सी एज में बच्चा बोलना शुरू कर देता है, वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया। तो बलबलाना से तात्पर्य है कुछ कहने, संप्रेषित करने के लिए ध्वनियों के साथ प्रयोग पर किसी प्रचलित शब्द को ना कह पाना, ये आपका नहीं होगा। 2 माह की जो है अवस्था वाले शिशु द्वारा जो है शोर जैसी जो है सुखद ध्वनियाँ कहना, ये भी नहीं होगा। 6 माह की आयु में व्यंजन स्वर के मिश्रण वाली दोहराव वाली लंबी तान, जी हाँ बिल्कुल सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। क्योंकि बलबलाना कब स्टार्ट करता है बच्चा, जब वो 6 माह का हो जाता है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा कि जब बच्चा 6 माह का होता है तो बलबलाना शुरू करता है। कूकना कब होता है, जब बच्चा 6 सप्ताह का होता है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। तो आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन, यानी बच्चा बोलना शुरू कर देता है, ला माँ बा कुछ भी बोलता रहता है जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो बोलना स्टार्ट कर चुका होता है। उसकी जो है स्टेप कौन सी है, सेकेंड स्टेप। कूकना फर्स्ट स्टेप होता है बोलने का। आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा, बलबलाना 6 माह की आयु में बच्चा शुरू करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 12। अध्यापक पाठ्य सामग्री पढ़ाने के बाद बच्चों को पठन के बाद की गतिविधि करवाना चाहता है, यानी कि अध्यापक है पढ़ाने के बाद क्या कर रहा है कि जो उसने पढ़ाया है उसमें एक्टिविटी कराना चाह रहा है। अध्यापक को किस जो है गतिविधि का चयन नहीं करना चाहिए, ये जो है आपको बताना है। तो बहुविकल्पी प्रश्न, या फिर आरेखीय संयोजन, या फिर सारांशीकरण, या फिर अनुमान लगाना। तो देखिए अनुमान लगाना तो हो सकता है कि बच्चा उसमें गेस करेगा। जो है सारांशीकरण ये हो सकता है, या फिर बहुविकल्पी प्रश्न। आरेखीय संयोजन, तो आंसर होगा यहाँ पर सारांशीकरण, क्योंकि बच्चा छोटा है, आपने उसको जो पढ़ाया उसमें आप गतिविधि कराना चाह रहे हो, तो आप सारांशीकरण बच्चे से उम्मीद नहीं कर सकते कि जो आपने पढ़ाया है बच्चा उसको डिटेल में आपके सामने तुरंत एक्सप्लेन कर पाए। हाँ अपने शब्दों में कुछ थोड़ा बहुत बता पाएगा जो उसने सीखा है, ठीक है? तो आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा, आप ये उम्मीद नहीं कर सकते। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 13। अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए जो है उनके लिखित कार्यों का संग्रह कर पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए कहा। जैसे कि उनके लिखित कार्यों के 6 जो है सर्वोत्तम नमूने हैं, जो है नमूने, या किस प्रकार का आकलन है, ये जो है आपको बताना है। तो अध्यापक की सत्ता को प्रतिबंधित करता है, विद्यार्थी अनुकूल है, या फिर उचित नहीं है, या फिर बच्चों की जो है कि प्रगति के आकलन में मददगार नहीं है।
तो देखिए, जो बच्चों की प्रगति के बारे में बताया जा रहा है कि मददगार नहीं है, बल्कि मददगार होता है, क्योंकि पोर्टफोलियो से एटलीस्ट ये पता चलता है कि बच्चे का कितना ग्रो हो पाया है, ठीक है? कहाँ पर बच्चे जो है दिक्कत कर रहे हैं या फिर कहाँ पर टीचर जो है दिक्कत कर रहा है, तो ये तो नहीं होगा। उचित नहीं है बल्कि उचित होता है, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थी अनुकूल है, बिल्कुल सही, क्योंकि अध्यापक की सत्ता को प्रतिबंधित करता है, जी नहीं। अध्यापक को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है पोर्टफोलियो से। विद्यार्थी अनुकूल है क्योंकि विद्यार्थी के बारे में सारी चीज़ें पोर्टफोलियो में मेंशन होती हैं कि विद्यार्थी जो है किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले रहा है, किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, यानी पूरे उसके साल भर की एक्टिविटी जो होती है वो क्या है, पोर्टफोलियो में मेंशन होती है। अगर आपने किसी भी बच्चे का पोर्टफोलियो चेक कर लिया है तो आप उसके सारे जो है उसके बारे में सब कुछ अच्छे से डिटेल में समझ जाओगे कि आखिर बच्चा कैसा है, कैसा उसको इंटरेस्ट आ रहा है और किस में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। किसी को बताने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 में बात हुई है, एक अध्यापक भाषा अधिगम के लिए अपने प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की मदद करने के लिए कक्षा में निवेश समृद्ध प्रवेश सृजित करता है। इस प्रकार का प्रवेश विद्यार्थियों को किस तरह से मदद करेगा? सबसे पहले समझते हैं निवेश समृद्ध प्रवेश होता क्या है। देखिए, सबसे पहले ये है, आपने देखा होगा कि अगर आप कभी गए होगे गवर्नमेंट स्कूल यानी सरकारी स्कूल में और 1 to 5 में अगर आप गए होंगे तो देखा होगा जो छोटे बच्चों की क्लासेस होती हैं यानी 1 2 की 3rd की जो क्लासेस होती हैं उसमें जो क्लास होती है वो बहुत अच्छे से डिजाइन की जाती है। दीवालों पर भी गिनतियाँ लिखी होती हैं, छोटा बड़ा लिखा होता है, ABCD लिखा होता है, कुछ कार्टून बने होते हैं, पेड़ बने होते हैं, पेड़ों के माध्यम से बच्चे गिनतियाँ पढ़ रहे होते हैं, तो बहुत अच्छे से बनाई जाती हैं। ठीक है, उनको अच्छे से डिजाइन किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, वो अपने इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं। आसपास जो वस्तुएं देखते हैं, जो चीज़ें देख रहे होते हैं, वहाँ से वो बहुत जल्दी एक्वायर करते हैं। तो इसीलिए जो है ऐसे डिजाइन किया जाता है क्लासरूम को कि बच्चा अगर फ्री भी बैठा है और अगर वो दीवार की तरफ देख रहा है तो भी वो कुछ ना कुछ सीख रहा है। वो गिनती सीख रहा है, वो जो है ABCD सीख रहा है, छोटा बड़ा सीख रहा है। ठीक है, वो ये देख रहा है कि हाँ जो है इसके बाद ये गिनती आएगी, यानी वो अलग अलग प्रकार से जो है चीज़ें सीख रहा होता है। इसी को कहते हैं निवेश समृद्ध प्रवेश, यानी क्लासरूम को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि बच्चा हर जगह से कुछ ना कुछ पढ़ पाए। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं बाला, यानी जो है जो है बाला इसको बोलते हैं। फुल फॉर्म आई थिंक मुझे इस टाइम नहीं याद है। बिल्डिंग एज लर्निंग, जी हाँ, एड ये होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है निवेश समृद्ध प्रवेश। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन होगा, यानी किस तरह से मदद करेगा, ये जो है आपको बताना था। तो लक्ष्य भाषा के व्याकरणिक नियमों को याद करने में, जी नहीं, बल्कि क्या है, ये आपका नहीं होगा। भाषा की संरचना को समझने में हो सकता है। लक्ष्य भाषा को घर की भाषा में अनुवाद करके सीखने में, जी नहीं। ऐसे अवसर देने में जहाँ बार बार भाषा के स्वरूपों पर ध्यान जाता हो और सीखने के जो है मौके मिलते हों, बिल्कुल सही। फोर्थ ऑप्शन आपका बेस्ट है, क्योंकि बच्चा बार बार दीवार पे देखेगा, अब उसको देखने में अच्छा लगेगा क्योंकि वो रंगा पुता है, अच्छे से डिजाइन किया हुआ है, अब उसको इंटरेस्ट भी आ रहा है। पेड़ बने हैं, पेड़ पे गिनतियाँ लिखी हुई हैं, लटकाई हुई हैं, ऐसे 1 है यहाँ पर, ऐसे बना है 2 है यहाँ पर, तो बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा है, बच्चा खुश भी हो रहा है और वो पढ़ भी रहा है। 1 2 3 4 5 ऐसे क्या है, उसको मौके मिलते हैं और वो बेहतर सीखता है। आंसर जो होगा आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 15 में बात कही गई, प्रक्रिया जो है आधारित लेखन किस चरण से किस चरण से आरंभ होता है, यानी इसको बाला कहते हैं। जो है आपका निवेश समृद्ध परिवेश, यानी कि निवेश समृद्ध परिवेश जो होता है इसको बाला कहते हैं। बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है क्वेश्चन, इसमें बात हुई है लेखन किस चरण से आरंभ होता है, तो मानस मंथन से होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग से होता है, प्रारूप तैयार करना होता है, या समीक्षा करना, या फिर प्रकाशन करना। तो प्रकाशन तो आप बाद में करोगे, समीक्षा भी आप बाद में करोगे, प्रारूप तैयार करना ये भी नहीं होगा। पहले आपके दिमाग में ब्रेन स्टॉर्मिंग चलेगी कि हाँ हम इसको कैसे लिखें, कैसे इसको हम स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ पे इसको जो है एंड करेंगे, कैसे इसको हम बीच में इंटरेस्टिंग बनाएंगे, क्या क्या जो है इसमें हम ऐड करेंगे। ये सब कुछ पहले आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग में चलेगा, आपके दिमाग में मानस मंथन होगा, तब जाके आप लिख पाओगे। क्योंकि अगर आपसे कह दिया गया है कि चलिए कोई एक ऐसे लिख के लाइए, या फिर जो है कोई एक व्यक्ति है, मान के चलिए जैसे आपसे कह दिया गया महात्मा गांधी जी पर,
4 लाइनें लिखिए या फिर अपने मतलब महात्मा गांधी जी के बारे में आप लिखिए। अब आप पहले उनके बारे में सोचोगे, समझोगे कि हाँ, वो उनका जन्म कहाँ हुआ, उनको क्या-क्या पसंद था, कैसे-कैसे उन्होंने जो है देश के लिए किया, क्या किया, कब किया, ये सब कुछ आपके दिमाग में पहले चलेगा। आप एक्वायर करोगे, फिर जो है आप लिखोगे उनके बारे में, ठीक है? तो सबसे पहले जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, मानस मंथन होता है, तभी जाके आप लिखना और कुछ करना स्टार्ट कर पाते हो। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन आपका सही। सो फ्रेंड्स, ये 15 क्वेश्चन थे, यानी 15 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके लैंग्वेज में, फर्स्ट हो या सेकंड हो, क्योंकि 15 नंबर के पैसेज आते हैं। पैसेज भी हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, बहुत जल्द आपको क्लासेस मिलेंगी। जैसे मैंने पैसेज को डिस्कस किया था यानी इसके पहले, और जैसे मैंने एग्जाम हॉल में सॉल्व किया था, क्योंकि मेरे पैसेज में 15 और 15 आए हुए थे, वैसे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, आपको सारी क्लासेस मिलती रहेंगी 3 बजे और 5 बजे की क्लास में। तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन होइए, आपका सीटेट फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ना तो कोई आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत है, ना तो कोई मॉक टेस्ट लेने की ज़रूरत है, ठीक है? तो क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।